हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल जो सब्जेक्ट मैं आपको करवा रही हूँ वह है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस का। ये टॉपिक काफी लेंथी है तो इसे हम 4 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझना। इन्वायरमेंट का मूल्यांकन करना एक कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है, या यूं कहूं कंपनी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जितने भी मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें एनालाइज किया जाता है डेटा को। इन्वायरमेंट में ढूंढा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, थ्रेट्स कौन से हैं। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उसके कितने लेवल्स हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जब इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल पर किसी चीज को स्टडी करना। तो जब इसे स्टडी किया जाएगा तो वहां पर कई सारे फैक्टर्स को देखा जाएगा, जैसे कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स। इन सबको हमें आने वाले स्लाइड्स में और वीडियो लेक्चर्स में ध्यान से समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वह जर्नल इन्वायरमेंट को समझेगी। जितनी भी चीजें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है उसका कंपनी के साथ क्या लेना देना हो सकता है, इस चीज को समझा जाएगा। दूसरी चीज आ जाती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जगह माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं, क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री में जो भी काम कंपनी कर रही है इंडस्ट्री में उसको स्टडी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी लोहे का काम करती है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में और क्या क्या हो रहा है उसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा कि कंपटीटर्स कौन से हैं, कस्टमर्स की सोच क्या है, मार्केट इंटरमीडियरीज यानी मिडलमैन कौन कौन से होंगे, सप्लायर्स कौन होंगे रॉ मटेरियल के, कौन से बैंकर्स हैं जो इस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो बिजनेस फर्म को ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो जब इसको भी स्टडी कर लिया जाएगा तो बात आ जाएगी तीसरे लेवल की, जो कि है कंपनी खुद, मतलब इंटरनल एनालिसिस। जब इंटरनल एनालिसिस किया जाएगा तो वहां पर यह देखा जाएगा कि कंपनी की इंटरनल एनवायरनमेंट कैसी है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इस सब को भी देखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन, ट्रेड यूनियंस, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी हो रही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और लीडरशिप का कौन सा स्टाइल है जो कंपनी के अंदर अपनाया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 3 हिस्सों में हमने कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले हमने मैक्रो एनवायरनमेंट स्टडी की, फिर उसके बाद माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी करी और तीसरे के अंदर हमने कंपनी को डिटेल में जाना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब भी स्टडी किया जाता है, बाहरी दुनिया को जब भी स्टडी किया जाता है तो उसका हमें एक फायदा ये होता है कि कंपनी को ये पता लग जाता है कि भविष्य में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें ग्रैब किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी पता लग जाता है कि आने वाले समय में थ्रेट कौन कौन से हैं जिसे कंपनी ने फेस करना है। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में जानकारी देता है, और जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं उसमें से कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की मालूमात हो जाती है। स्लाइड में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 6 फैक्टर्स जिनका सीधा सीधा असर आता है कंपनी के ऊपर। ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है सोशल एंड कल्चरल, दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल, तीसरा है इकोनॉमिक, फिर आता है पॉलिटिकल, देन इंटरनेशनल और देन
नेचुरल। अब इसको आप याद करने के लिए स्टेप इन, पहला एक एक अक्षर याद कर लीजिए। अब एक एक करके हम इन सबको डिटेल में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के साथ। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को स्टडी करना कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम भी है, क्योंकि चाहे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में काम करें, सोशल फैक्टर्स का असर तो बिजनेस के ऊपर आएगा ही आएगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की, उसमें स्टडी किया जाएगा एटीट्यूड, किसका? लोगों का। लोगों का एटीट्यूड कई सारे चीजों की तरफ। सबसे पहला काम की तरफ, कैसा लाइफस्टाइल, रहन सहन पसंद करते हैं लोग, फैमिली सिस्टम कैसा है, शादी की तरफ व्यूज क्या हैं लोगों की, रिलीजन, कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं लोग, और क्या लोग जो हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। तो जब इन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है तो इसके अंदर बहुत कुछ कंपनी को देखना पड़ता है, जैसे कि लोगों की ड्रेसिंग हैबिट्स क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। हर देश का अलग अलग तरीके का रहन सहन होता है, तो जिस भी देश में कंपनी काम करने का सोचेगी उसको वहां पर उसके हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस टॉपिक को समझते हैं। अब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में ये भी देखा जा सकता है कि जो कंपनी है वो जिस देश में काम कर रही है वहां की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार की है, और हम मान लेते हैं कि वह उस देश की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब ज्यादा उम्र के लोग वहां पर ज्यादा हैं। तो एजिंग पॉपुलेशन अगर एक देश की होगी, इसका मतलब वहां किन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी? मेडिकल केयर की ज्यादा जरूरत होगी, हॉस्पिटल्स की, दवाइयों की, इन चीजों की जरूरत ज्यादा होगी क्योंकि लोगों की उम्र ज्यादा है। इसका मतलब किन चीजों की डिमांड कम होगी? जैसे कि मोटरसाइकिल्स, लग्जरी कार्स या कोई और लग्जूरियस गुड्स जो कि लाइफस्टाइल या स्टेटस को डिपिक्ट करती हैं। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जिस भी देश में हम काम करने वाले हैं वहाँ की पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में है, यहाँ तक भी हमें स्टडी करना पड़ता है। दूसरी यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि किस जेंडर के लोग ज्यादा हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जिस देश में काम करने का कंपनी ने डिसाइड किया वहां की वुमेन करियर की तरफ क्या व्यू पॉइंट रखती हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में अब नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इंक्रीज करती जा रही हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि इंडिया में रेडीमेड फूड इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिला है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं इस बिजनेस के लिए। अगर डुअल इनकम फैमिलीज हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो वो लग्जूरियस लाइफ के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स आने जाने के नए नए साधन लेते हैं, और रिटेल सेक्टर को भी बहुत ज्यादा बूस्ट जो है इस वजह से आया है। तो जब एक कंपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को स्टडी करती है तो वहां पर उसे इन तीन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है डेमोग्राफिक फैक्टर्स का, डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एज, एजुकेशन लेवल, लोगों का इनकम लेवल कैसा है, किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, मेल फीमेल कितने हैं। दूसरे नंबर पर स्टडी किया जाएगा लोगों का एटीट्यूड, किसकी तरफ, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ रिलीजन क्या है उनके लाइफस्टाइल में, कंज्यूमरिज्म कितना ज्यादा है, क्या लोग इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क क्या है, क्या लोगों के अंदर एक प्राइड है कि उन्होंने कुछ एकम्प्लिश किया है, क्या लोग फ्री एंटरप्राइज को पसंद करते हैं कि वो मटेरियलिस्टिक लोग हैं। इन सारी चीजों को स्टडी करना। और उसके बाद स्टडी किया जाएगा कल्चरल स्ट्रक्चर। कल्चरल स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि लोगों का डाइट एंड न्यूट्रिशन की तरफ कितना ध्यान है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिसका नतीजा क्या है, मार्केट में आपको ओट्स या जो फैट फ्री चीजें हैं या शुगर फ्री चीजें हैं, ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा मिलने लग गए हैं। हाउसिंग कंडीशन, लोग अपना घर लेना पसंद करते हैं या किराए पे रहना। ड्रेसिंग हैबिट्स कैसी हैं लोगों की, वर्क कल्चर कैसा है, क्या लोग समय को लेकर पंक्चुअल हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना पड़ता है। फैक्टर हम कोई भी स्टडी करें, जैसे आज के लेक्चर में हमने ध्यान दिया है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर।
ये इन्वायरमेंट एनालिसिस का जो पार्ट है ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे से किया जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाने के ऊपर या उसमें बदलाव का निर्णय लेने के ऊपर। इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है वो डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कंपनी को लेनी है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ। उसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस की मदद से ही अर्ली वार्निंग साइन कंपनी को मिल जाता है और वह एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती है जिससे वह अपने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले। यही वह टेक्निक है जो कंपनी की मदद करती है कि प्रेजेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और क्या आने वाले समय में हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन किस प्रकार से की जाए कि हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लें। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में जो रिस्क हैं उन्हें हमने फेस कैसे करना है, कितना समय, लोग और पैसा लगेगा, ये भी एनवायरनमेंट एनालिसिस की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को और एनफ टाइम देना इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को, ताकि जो मैनेजर है उस पे प्रेशर जो है वो कम रहे। अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स जो हैं, मतलब अनदेखे अनजाने इवेंट्स को जानने की कोशिश पहले से ही कर ली जाती है। मैनेजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका काम ही ये होता है कि वे ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के लिए जितने फैक्टर्स हैं उनको इन्वायरमेंट में से ढूंढ निकाले। तो इसके साथ ही हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस का मीनिंग जाना, हमने उसकी इम्पोर्टेंस जानी और साथ के साथ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के भी जितने कंपोनेंट्स हैं उन सबको समझ लिया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होती है और उसके साथ ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट आता है बिजनेस के ऊपर। तो अभी के लिए तो मैं आपको कहती हूँ गुड बाय और आपको मैं मिलूंगी बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में।